हेलो स्टूडेंट्स। हम नया रास्ता पढ़ रहे हैं और उसके अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। पीछे हमने बहुत सारी घटनाएं देखी, कुछ लाइफ के अप डाउन, जो अपने समाज की कुरीतियां, उसके बारे में हमने पढ़ा और काफी कुछ समझा भी, और कुछ डिसाइड भी किया हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कहानी का अंत बहुत ही अच्छी तरह हो रहा है। पीछे हमने देखा, जो मीनू शादी के लिए नहीं मानती थी, उस अध्याय में वो शादी के लिए तैयार हो गई थी। और इस अध्याय में देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है। अभी 26 मतलब 26th एपिसोड और अंतिम एपिसोड होगा इस नॉवल का, इस उपन्यास का। तो यहाँ हम सीन क्या देख रहे हैं। एक और आपको टिप दूंगी कि जब भी हम कोई कहानी या नॉवल या कुछ हम पढ़ रहे होते हैं, तो उसको ऐसे देखो कि आप सामने से उसको वो सारी चीजें देख रहे हो। कोई अच्छा नॉवल है तो उसका सोचो कि हम उसी के पार्ट हैं, हम उसी को बैठे हुए देख रहे हैं। और ऐसे करने से समझ अच्छी से आएगा और कभी हम भूलेंगे नहीं उसको। एकदम सामने उसके पिक्चर्स हर एक आनी चाहिए। अभी यहाँ पे मीनू के विवाह की तैयारियां शुरू हुई। तो सीन तुम्हारे साथ सामने एक शादी का सीन आ जाए, जहां पर मीनू की शादी की तैयारियां हो रही हैं। विवाह के लिए मंडल, जो उसके पंडाल बने होते हैं, मंडल बना हुआ है और सजावट की जो रकम है वो तय कर ली गई है। अभी मीनू हर समय यही चीजों से मना करती थी। तो यहाँ सजावट के लिए, जो पंडाल की सजावट है, शादियों में देखते हो बहुत सजावटें होती हैं, तो यहाँ पर तय किया गया कि 10,000 रुपए में सारी सजावट होगी। पर जब मीनू को पता चलता है कि केवल कुछ समय के शादी के लिए कुछ पंडाल की सजावट पर 10,000 रुपए खर्च होंगे, जो कुछ ही समय बाद वो वहां से हटा भी लिया जाएगा, और उसे ये जो दिखावा और पैसे की बर्बादी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और शाम को जब दयाराम जी घर आए, तो उसने सबसे पहले यही प्रश्न पूछा कि पिताजी, कुछ घंटों की रौनक के लिए, कि कुछ समय की जो दिखाने के लिए आप 10,000 रुपये क्यों बर्बाद कर रहे हो? उचित यही होगा कि इसमें से 5,000 रुपये आप किसी गरीब बेसहारा को दे दो, जिससे वो कोई काम शुरू कर सके। गरीब बेसहारा व्यक्ति आपको जिंदगी भर दुआएं देगा। हम बहुत ज्यादा दिखावे और वो जो चलते हैं, उसके लिए उसने बोला कि आप 10,000 सजावट के लिए खर्च करें, तो 5,000 किसी ऐसे आदमी को दे दो जो अपना कोई काम शुरू कर ले, और वो हमेशा दुआएं देगा जब उसका घर चलेगा। तो और ये सारी बातें उसको अपने पिताजी को बोलती है, तो वो भी कुछ अ, समय के लिए एकदम सोच विचार में वो पड़ जाते हैं। तो वो फिर बोलते हैं कि बेटी, दुनियादारी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बिना सजावट के आजकल शादी में रौनक कहाँ होती है। शादी में तो वो दिखाई नहीं देगा रौनक कोई भी। तो कहते कि ये थोड़े समय के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। और मीनू के विवाह में अब 10 दिन बचे हैं। घर की अनेक तैयारियां चल रही हैं। मीनू बाहर चौक में बैठी मशीन से सिलाई कर रही, तभी उसे कोई जान पहचान वाले की आवाज आती है। तो बोलता है, नमस्ते दीदी। तो जैसे ही वो नजर उठाकर देखती है, तो वो देखती है कि ये राजू का चचेरा भाई, मतलब उसका कजन है मनोहर, राजू का, वो वहां पे खड़ा है। और उसका एक पैर कटा हुआ है, और सीधे हाथ की, जो राइट हैंड है, उसकी 4 उंगलियां भी नहीं है। तो वो उससे जानती कि क्या हुआ। तो मीनू उसकी हालत को देखकर परेशान सी हो गई। तब तक मनोहर उसके नजदीक आता है, और वो उसको बैठने के लिए सहारा देके उसको बिठाती है। और वो बोलती है कि क्या हुआ, ठीक हो ना? तो बोलता है, ठीक भी, आप देख ही रहे हो कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो उसने बोला कि अभी हालचाल पूछती, कैसे कैसे हुआ? तो बताता है कि मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिली थी, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था। और मुझे कि
जब वो खुश था तो पर ईश्वर को कहते हैं मंज़ूर नहीं था। तो एक दिन काम करते उसका पैर मशीन में आ गया और सीधे हाथ की 2 उँगलियाँ भी कट गई। राइट हैंड की जो 2 उँगलियाँ थी वो कट जाती हैं। तो मीनू को बहुत बुरा लगता है, बहुत उदास हो जाती है सुन के ये। तो कहता है मैंने सोचा कि आज का शादी का काम होगा तो मैं भी कुछ काम कर आऊँगा। तो बोलते कि तुम क्या काम करोगे? क्योंकि उसकी अगर हालत देखी जाए तो वो कौन-सा काम कर सकता है। पर दूसरे पल उसको लगता है कि उसे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी और कहता है कि मैं तो घर में खाली बैठा हूँ दीदी कि मुझ अपाहिज को कौन नौकरी देगा? कि जब उसके हाथ-पैर नहीं चल रहे हैं, तो बोलते हैं कि उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? उसके आवाज़ में एकदम वो जैसे मजबूरी होती है ना, वैसे वाला था और मीनू के मन में तो हमेशा से ही दया की भावना भरी हुई है। ये उसके करैक्टर में हम लिख सकते हैं कि बहुत ही दयावान है। तो मनोहर को तो वो बचपन से जानती थी और उसकी ऐसी हालत देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है। और मीनू ने मन ही मन वो सोचती है कि किसी न किसी रूप में मनोहर की वो सहायता ज़रूर करेगी। और विवाह के जो फालतू खर्चों में से कुछ पैसे बचाकर वो मनोहर को सहायता करेगी। वो अपने आप में एकदम सोच लेती है। और बिस्तर पर पड़े-पड़े वो यही सोचती रही रात को भी कि न जाने कितने लोग ऐसे होंगे और यदि प्रत्येक जो बड़ा आदमी है, जो पैसे वाला है, उनको कोई छोटा-मोटा काम करके उनकी सहायता दे दे, तो बेरोज़गारी की समस्या भी खत्म हो जाएगी और बहुत कम लोग ऐसे हैं, कितने लोग होंगे जो इनकी सहायता करते होंगे। और पैसे वाले तो अपने नाम के लिए बहुत सारी चीज़ें लुटा देते हैं, बहुत पैसा लुटा लेते हैं, इनकी मदद कोई नहीं करता। और मतलब लेटे हुए वो बेड पर यही बातें सोचती है और बोलती है कि वो मनोहर की बहुत हेल्प करेगी, किसी न किसी रूप में ज़रूर करेगी। यदि उसे रुपए दे दिए जाए तो वह वैसे ही उन रुपयों को खर्च ना कर दे, ये भी चिंता रहती है ना कि किसी को दे दिए तो वो खर्च ही ना कर दे। और सोचती है कि अभी ऐसा कौन-सा काम कराया जाए, जिससे इसकी हेल्प भी हो जाए और उसको रोज़गार भी मिल जाए, घर भी उसका चलता रहे। तो उसको एकदम से ख़्याल आता है कि मनोहर के लिए कि पान की दुकान कराना उचित होगा। एक पैर नहीं है तो वो चल फिर नहीं सकता और फिर सीधे हाथ की 2 उँगलियाँ नहीं तो क्या हुआ? बाकी 3 उँगलियों के सहारे वो पान न वो लगा सकता है और 5,000 रुपयों में पान की दुकान आराम से खोली जा सकती है। और सुबह उठते ही उसने अपने माता-पिता को ये बात बताई और दोनों मान भी जाते हैं और उन्हें अपनी बेटी पर गर्व होता है कि ऐसे वाली बेटी उन्हें मिली है, भगवान ने दी हुई है। और अभी मनोहर की को मीनू के घर के सामने की पान की दुकान खुलवा दी और इससे जो मीनू के दया भावना से मनोहर की ज़िंदगी सुधर जाती है। अभी कुछ 6 दिन भी यूँ ही बीत गए मतलब उसकी शादी होने वाली 6 दिन रह गए थे और मीनू के विवाह का दिन भी आ गया। विवाह न करने के कारण समाज के ताने उसे सुनने पड़ते थे और आज मीनू दुल्हन बनी, बहुत सुंदर लग रही थी। मीनू दुल्हन बनी, उसकी डोली सजी और अपने पिया संग ससुराल को चल दी। मीनू को पा लेने पर अमित भी अपने को भाग्यशाली अनुभव कर रहा था और दुल्हन के रूप में सजी मीनू आज साधारण पढ़ी-लिखी मीनू नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध वकील मीनू थी। और जो उसका आत्मविश्वास, लगन, मेहनत से ही ये उसने प्रसिद्धि पाई थी, उसको फेमस हुई थी। और आज वो अपनी मंजिल तक पहुँच चुकी थी, जिसकी उसे तलाश थी कि उसने अच्छा पढ़ लिख कर शादी भी की और जो वो चाहती थी वो जीवन में बन भी गई। तो हमें भी इस नॉवल से क्या-क्या शिक्षा मिलती है, वो देखना है। समाज में बुराइयाँ जो फैली हुई हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है और सबसे ज़्यादा कि जो भी हमें पाना है, हमारा निश्चय ऐसा होना चाहिए, दृढ़ निश्चय करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम मेहनत करते हैं, बिना किसी
द्वेष के कुछ काम करते हैं, तो समझो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये नॉवल हमें काफ़ी तरह की शिक्षाएँ देता है। अभी हमने सोचना है इसका नाम नया रास्ता क्यों रखा गया? अभी हमने देखा कि नया रास्ता उसने नया रास्ता चुना था। शादी नहीं पहले तो हुई नहीं थी क्योंकि उसके मना कर दिया गया, पर उसके निश्चय के आगे जो भी उसने किया, आगे बढ़ी अपनी ज़िंदगी में, लोगों की सहायता भी की और अपने पैरों पर भी खड़ी हुई। आपने नॉवल अगर आप ध्यान से वीडियो भी सुनेंगे, साथ में पढ़ेंगे भी, तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको समझ नहीं आएगी। कुछ शब्दों को आप अंडरलाइन करें, उसको चरित्र की कौन-कौन से चरित्र इसमें दिखाई दे रहे हैं, उनकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, उनकी आयु कितनी है, उन्होंने जीवन में क्या-क्या किया है, वो हमने करना है। ऑल द बेस्ट इसको अच्छे से पढ़ो और आगे के जितने भी वीडियो आपको इसको दोबारा सुनें, बार-बार सुनें, ताकि कहीं भी गलती ना हो और जो हमारा ध्येय है, जो लक्ष्य है कि हमें परीक्षा में अच्छे अंक मिले, निश्चय ही वो हमें मिलेंगे, अगर हम अच्छी तरह मेहनत करेंगे। तो बाय-बाय।